नमस्कार दोस्तों, गुरु कैम एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आप देख रहे हैं गुरु कैम एकेडमी का ऑनलाइन एजुकेशन। और इसी कड़ी में मैं हूं आपका अपना अरुण कुमार शर्मा। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, जिससे आपका जो केमिस्ट्री के बारे में नॉलेज है वो स्ट्रॉन्ग हो। आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ एग्ज़ाम जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उनकी पीडीएफ जो है वहाँ पे मिल जाएगी। पीडीएफ के लिए आप ये ज्वाइन कर सकते हो। यूट्यूब पर हम हैं, यूट्यूब पर आप देख रहे हो हमें, ठीक है कि नहीं है। और टेस्ट सीरीज जो है अपनी, उस टेस्ट सीरीज के लिए आप गूगल पे पर अपनी एप्लीकेशन है गुरु कैम एकेडमी के नाम से, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और फिलहाल जैम के जो टेस्ट हैं वो मैंने फ्री कर रखे हैं पूरी तरह जब तक लॉकडाउन है। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो अपनी साइट पर आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है। देखो, इस वीडियो में हम वेस्पर थ्योरी की पोस्टुलेट को आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें अपन एक तो वेस्पर थ्योरी की पोस्टुलेट कंप्लीट करेंगे, ठीक है, पोस्टुलेट्स को कंप्लीट करेंगे। एक अपन पढ़ेंगे इसमें बेंट रूल, बेंट रूल को कंप्लीट करेंगे। बेंट रूल से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं वो देखेंगे। एक अपन यहाँ पे बेरिशुडो रोटेशन की बात करेंगे कि बेरिशुडो रोटेशन क्या होता है, बेरिशुडो रोटेशन क्या होता है। और एक जो है सबसे हॉट टॉपिक जो आजकल बना हुआ है वो ड्रैगोज रूल की बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे जहाँ पे जो चीज़ आती हुई चलेगी वो अपन चलेंगे। बेंट रूल के बारे में अपन ने थोड़ा बहुत कल भी डिस्कस किया था, लेकिन आज जो है वो हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, यानी कि ये टॉपिक अपने कंप्लीट हो जाएंगे पूरे के पूरे, ठीक है। और बॉन्ड एंगल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं बॉन्ड एंगल से, वो भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे इसमें, ठीक है। अब देखिए अपन स्टार्ट करते हैं पोस्टुलेट ऑफ वेस्पर थ्योरी जो अपनी चल रही थी सेकंड। उस सेकंड पोस्टुलेट में हमने देखा था कि जब बॉन्ड पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो बॉन्ड पेयर के इक्वल न हो और वहाँ पे लोन पेयर अगर प्रेजेंट है, लोन पेयर आ रहा है, तो जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री वो किसके इक्वल नहीं होती, मोलिकुलर ज्योमेट्री के इक्वल नहीं होती है। क्लियर है, ये अपन ने देखा था। उस टाइम इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री को अपन ज्योमेट्री बोलेंगे और इस टाइम इसको अपन सेफ बोलेंगे। और सेफ और ज्योमेट्री में कोई भी मतलब कोई भी समानता नहीं होगी, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग होंगे। और आपको बताया था कि इसमें जो लोन पेयर होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, इंक्लूड किए जाते हैं लोन पेयर, ठीक है। और ये हाइब्रिडाइजेशन से दी जाती है, कहीं से दी जाती है, हाइब्रिडाइजेशन से। और ये जो है यहाँ पे लोन पेयर जो है एक्सक्लूड होंगे, एक्सक्लूडेड रहेंगे और ये वेस्पर थ्योरी से आपको दी जाएगी। क्लियर है। और यहाँ पे ये भी चीज़ बताई थी कि यहाँ पे लोन पेयर रिपल्सन जो होता है वो ज़्यादा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर फिर कम होगा और सबसे कम होगा बॉन्ड पेयर रिपल्सन। इस रिपल्सन के चक्रों में ही आपकी ज्योमेट्री डिस्टोर्टेड होगी। कौन सी होगी बेटा, डिस्टोर्टेड ज्योमेट्री होगी, ठीक है ना। अब देखो आगे देखते हैं अपन। हमने कल जो है इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो 4 तक कंसीडर कर लिया था। अब इलेक्ट्रॉन पेयर अपन 5 देखेंगे, ठीक है। तो 5 देखेंगे जब इलेक्ट्रॉन पेयर, तो बॉन्ड पेयर जो है आपके 5 हो सकते हैं और लोन पेयर की वैल्यू आपकी 0 हो सकती है। उस टाइम पे जो है हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3d रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे sp3d में अपन 2 चीज चर्चा करने वाले हैं, वो ढंग से समझना। वो 2 चीज कौन कौन सी हैं। पहली की अपन जब dz स्क्वायर ऑर्बिटल यूटिलाइज लेंगे तो ये टीबीपी ज्योमेट्री बनाएगा। तो पहले अपन टीबीपी ज्योमेट्री की बात करेंगे या टीबीपी स्ट्रक्चर की बात करेंगे। और आपको पता है कि टीबीपी ज्योमेट्री कैसी होती है, देखो कैसी होती है। ये आपके सामने टीबीपी स्ट्रक्चर है, आपको ये दिख रहा होगा। ये जो एटम है आपके, ये जो एटम है वो सेम प्लेन में है तीनों, और ये बीच वाला भी उसी प्लेन में है, ठीक है कि नहीं है। और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो 120 का है। ये वाला बॉन्ड एंगल कितने का है बेटा, 120 का है। इन सबको अपन इक्वेटोरियल बोलते हैं।
और इन दोनों को अपन एक्जियल बोलते हैं। ये जो बॉन्ड एंगल है वो कितने का है, 180 का है ये बॉन्ड एंगल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एक्जियल इक्वेटोरियल क्या है। और आपको पता है ये ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन का केस है, इसमें दो प्रकार की जो है हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व हुई है। अब जैसे ये टीबीपी है आपका, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है, तो इसमें दो शेप है, एक तो जो है ट्राइगोनल प्लेनर है, और आपको पता है कि ट्राइगोनल प्लेनर जो होती है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और ये लीनियर है, और लीनियर में या तो sp होता है या dp होता है, तो ये dp है। तो इसी कारण से ये क्या है, sp3d। और यहाँ पे जो ऑर्बिटल काम में आ रहा है वो dz² काम में आ रहा है, क्योंकि वो ही आपको लीनियर शेप प्रोवाइड करवाता है। मिक्सिंग होती है तब, ठीक है कि नहीं है, मिक्सिंग होती है तो वो लीनियर शेप प्रोवाइड करवाता है। तो ये जो है वो परफेक्ट स्ट्रक्चर है। क्या है बेटा, परफेक्ट रेगुलर बोल दो या परफेक्ट बोल दो, क्योंकि यहाँ पे क्या है बेटा, अभी आपका लोन पेयर नहीं है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखिए, अब हम केस चेक करते हैं कि अपने पास इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो 5 ही है, बॉन्ड पेयर जो है अपने पास 4 हो गया, और लोन पेयर जो है वो 1 आ गया। तो अपने पास जो है दो पॉसिबिलिटी है कि प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर कहाँ होगी। तो प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर जो है इस टीबीपी ज्योमेट्री में या तो होती है एट एक्सियल या फिर होती है एट इक्वेटोरियल, ठीक है, इक्वेटोरियल। तो आपको पता है कि लोन पेयर के लिए आपके ड्रेगो रूल ने क्या कहा था, लोन पेयर के लिए ड्रेगो रूल ने ये कहा था कि जो इक्वेटोरियल पोजीशंस होती है वो लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड के लिए होती है, क्योंकि वो रिलेटिवली क्या होती है, साइज में स्मॉल होती है, बॉन्ड लेंथ वहाँ पे कम होती है, ठीक है। फिर भी यहाँ पे अपन अदर जो मेथड है उससे समझ लेते हैं। देखो कि अगर मान लीजिए कि मैं लोन पेयर जो लगा रहा हूँ वो लगा रहा हूँ एक्सियल पोजीशन पर, ये आपकी एक्सियल पोजीशन पे लोन पेयर लग गया है, देखो इधर आराम से ये लोन पेयर लग गया, ठीक है। तो हमें पता है यहाँ पे बॉन्ड एंगल की जब बात की थी अपन ने, तो बॉन्ड एंगल जो है वो आपको पता होना चाहिए 90 के तो 6 हैं, 90 के बॉन्ड एंगल तो कितने हैं बेटा, 6 हैं। 120 के जो बॉन्ड एंगल है वो 3 हैं, और 180 का एक बॉन्ड एंगल है। क्लियर है, ये थोड़ा पता होना चाहिए। यानी कि ये जो 6 बॉन्ड एंगल है ये एक्सियल इक्वेटोरियल है, ये इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल है, और ये एक्सियल एक्सियल है बॉन्ड एंगल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है वो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन आ रहा है, देखो, ठीक है। तो यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन है, रिपल्सन है, और वो जो है वो 90 का रिपल्सन है बेटा, कितने का है, 90 डिग्री का रिपल्सन है। और कितने रिपल्सन है, 3 रिपल्सन है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अगर मैं इक्वेटोरियल पे लगाता हूं इसी लोन पेयर को, ये लोन पेयर को मैंने इक्वेटोरियल पे लगा दिया, ठीक है। अब देखिए लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन है, बिल्कुल है रिपल्सन यहाँ पे, लेकिन आप देख रहे हो कि ये जो 90 से होने वाला रिपल्सन है, ये 90 से होने वाला रिपल्सन है, वो रिपल्सन जो हो गया वो 2 हो गए आपके, एक ये रहा एक ये रहा, ठीक है। तो 90 वाले रिपल्सन क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। इसका मतलब थर्मोडाइनमिकली स्टेबल कौन सी स्ट्रक्चर होगी आपकी, ये वाली स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। तो इस ऐसी स्ट्रक्चर में कौन पाया जाता है, SF4 पाया जाता है, जिसको अपन सीसा स्ट्रक्चर बोलते हैं बेटा, सीसा स्ट्रक्चर, सीसा स्ट्रक्चर आपको पता होगा, जो गार्डन में बच्चे खेलते हैं वो सीसा स्ट्रक्चर ही होती है एक्चुअल में। ये देखिए ऐसी होती है सीसा स्ट्रक्चर, आप समझना इसको। ये सीसा स्ट्रक्चर है आपकी, ये यहाँ पे लोन पेयर आ गया है, ये यहाँ पे लोन पेयर आ गया है, ठीक है। तो ये सीसा स्ट्रक्चर है, ये लोन पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर होगी वो नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी बेटा, लोन पेयर पे यहाँ पे जो रिपल्सन है वो मैक्सिमम है, क्लियर है, हाई एनर्जी की है, नॉट फेवरेबल है, ये लो एनर्जी है, फेवरेबल है। इसलिए SF4 जो होता है वो सीसा स्ट्रक्चर में होता है, इसको अपन डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल भी बोलते हैं, टेट्राहेड्रल भी बोलेंगे, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए अपन नेक्स्ट केस चेक करते हैं। नेक्स्ट केस जो होगा आपका वो आप चेक कर लीजिए,
OF3 भी कुछ इसी प्रकार का होगा। ठीक है, तो ये तो लोन पेयर आ गया आपका आई के ऊपर। ये यहाँ पे F है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे एक F है और एक F नीचे है। तो इसकी स्ट्रक्चर जो है वो सीसा स्ट्रक्चर ही होगी। नेक्स्ट जो है XeO2F2 की स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसी ही होती है। आपको ध्यान रखना है जो मल्टीपल बॉन्ड वाला है, मल्टीपल बॉन्ड वाला वो हमेशा इक्वेटोरियल पे रहेगा, लोन पेयर भी इक्वेटोरियल पे रहेगा। और जो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है वो कहाँ जाएगा, आपका एक्सियल पे जाएगा। ये स्ट्रक्चर इसकी है। इसी प्रकार से अपन IF4+ में भी चेक कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं है, तो ये भी आपकी सीसा स्ट्रक्चर ही होगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लोन पेयर है आपका और ये 4 है, 4F है जो सीसा स्ट्रक्चर है। क्लियर है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट जो है XeOF3+ की भी कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होगी सेम। ये देखिए बिल्कुल सिंपल है, आप सबकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं अगर आपको वेस्पर थ्योरी पता है। तो अब जो है हम नेक्स्ट केस लेंगे। नेक्स्ट केस में क्या है, आपका जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो 5 ही रहेगा और बॉन्ड पेयर जो है वो 3 हो जाएगा, लोन पेयर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि बेंट रूल क्या बोलता है, इसलिए ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है लोन पेयर जो है वो कहाँ लगाने हैं, वो दोनों लोन पेयर आपको इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगाने हैं, जस्ट लाइक दिस, इस प्रकार से लगाने हैं। क्लियर है, तो ये लोन पेयर जो है वो पहला लोन पेयर है और ये दूसरा लोन पेयर है। ठीक है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर के बीच में 120 का एंगल है जो मिनिमम है, एनर्जेटिकल फेवरेबल है। इसको अपन बोलेंगे टी शेप। क्या बोलेंगे बेटा, टी शेप अपन बोलेंगे। ऐसे कई मॉलिक्यूल है जो इस स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, जैसे ClF3 है। ClF3 की टी शेप होती है, 2 लोन पेयर होते हैं ऐसे, एक F यहाँ पे, एक F यहाँ पे। बिल्कुल मैं देखता हुआ जा रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में जाके बता दीजिए आप। ठीक है, IF3 की भी ऐसी स्ट्रक्चर होती है, BrF3 की भी ऐसी ही स्ट्रक्चर होती है, TeF3- की भी यही स्ट्रक्चर होती है, XeOF2 की भी ऐसी ही स्ट्रक्चर होती है। आप चेक कर लेना, ऐसी होती है। लोन पेयर आ गया आपका, डबल बॉन्ड O आ गया, एक F यहाँ पे आ गया, एक F यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है ये बेटा मैं जो बता रहा हूँ ये टी शेप है, ज्योमेट्री नहीं है। इसकी ज्योमेट्री जो है आपको बता दूं कि हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3d ही रहेगा और इसकी ज्योमेट्री जो है वो tbp ही रहेगी, कि ज्योमेट्री में लोन पेयर इंक्लूड होते हैं, लेकिन शेप जो है वो इसकी टी रहेगी। क्लियर है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट जो केस अपन लेने वाले हैं वो है कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो है 5 रहे, आपके बॉन्ड पेयर जो है आपके वो कितने हों, 2 हो जाएं और लोन पेयर आपके क्या हों, आपके 3 हों। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d ही रहेगा और ज्योमेट्री जो है वो tbp रहेगी। क्लियर है, पर स्ट्रक्चर जो है वो लीनियर हो जाएगी। कैसी हो जाएगी बेटा, रेखीय हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि जो लोन पेयर है आपके वो तीनों के तीनों लोन पेयर जो हैं वो सेंट्रल एटम पर इक्वेटोरियल पे रेंज होगी। अब जो एक्जियल है वो केवल बॉन्ड पेयर के लिए बची हुई है। क्लियर है, आपने जो I3- देखा था उसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी थी, आप चेक कर लेना। I3- की कुछ ऐसी ही स्ट्रक्चर थी, IF2- की भी ऐसी ही स्ट्रक्चर होगी, ClF2- की भी यही स्ट्रक्चर होगी, BrF2- की भी यही स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, और साथ में आप ये चेक कर लेना कि XeF2 की भी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होगी। ठीक है, और SF2- की भी यही स्ट्रक्चर होगी। क्लियर है, इन सब की स्ट्रक्चर आप लिख सकते हो, बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हो। जैसे मैं आपको इसकी करके बता रहा हूँ कि इसमें एक I यहाँ पे है, एक I यहाँ पे है, एक I यहाँ पे है और ये जो है 3 लोन पेयर हैं वो यहाँ पे है। आपको ध्यान रखना है, आपको बता दूं कि आप लोन पेयर कैसे निकालोगे। लोन पेयर निकालने के लिए आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो आ गए और यहाँ पे जो है बॉन्ड पेयर यानी कि ये है सराउंडिंग एटम की संख्या, कितने एटम सराउंडिंग है। जैसे I3- में जो एक सेंट्रल एटम है उसके बाद में 2 आयोडीन जो हैं वो सराउंडिंग एटम है, तो सराउंडिंग एटम की संख्या कितनी हो गई आपकी, 2 हो गई है यहाँ पे। और इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो आपका 5 है,
तो उसके बाद 5 - 2 करोगे तो 3 जो है वो लोन पेयर आ जाएंगे। इस प्रकार से आप अरेंज कर सकते हो। ठीक है, अब जो बात करेंगे अपन कि अपने पास जो SP3D थी उसमें DZ² जब लगाया था अपन ने तो TBP स्ट्रक्चर बनी थी। अगर मान लो कि DX² - Y² अपन लें तो ये जो है वो स्क्वायर पैरामिडल आपका बनेगा। ठीक है, तो आपको स्क्वायर पैरामिडल का भी पता होना चाहिए कि कब स्क्वायर पैरामिडल होगा। तो कंडीशन अपन देख लेते हैं कौन कौन सी होगी। आपका सेंट्रल एटम जो है वो लार्ज होना चाहिए इसके लिए, और सराउंडिंग एटम जो है वो स्मॉल होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? स्मॉल होना चाहिए। ठीक है कि नहीं है? जबकि TBP में उल्टा होता है, सेंट्रल एटम स्मॉल होता है, लार्ज एटम सराउंडिंग एटम क्या होता है? सराउंडिंग एटम क्या होता है बेटा? वो आपका लार्ज होता है। देखो एक एग्जांपल देखते हैं। SBPH आप देखो 5, इसकी जो ज्योमेट्री है वो स्क्वायर पैरामिडल है। स्क्वायर पैरामिडल है। स्क्वायर पैरामिडल क्यों है? क्योंकि फॉस्फोरस ये जो एंटीमनी है वो लार्ज है अपने आप में। क्लियर है? इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। इसी प्रकार से अपन CuCl5 -3 में भी स्क्वायर पैरामिडल अपन दे सकते हैं, लेकिन ये TBP में एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है? और जो अपनी FeCO5 है वो जो है वो भी TBP में एग्जिस्ट करेगा, लेकिन Cr5 -4 जो है ये स्क्वायर पैरामिडल में एग्जिस्ट करेगा। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार की होगी। इसकी स्ट्रक्चर जो है वो इस प्रकार की होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका कई बार क्या होता है, सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ लिया जाता है, तो वो चेक कर लेना वो कितना होता है। ठीक है कि नहीं है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है अपन चेक करेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर 6, जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर जो हैं आपके वो 6 रहे और लोन पेयर आपके 0 रहे। पता है हाइड्रोजन sp3d2 रहेगा। यहाँ पे जो ऑर्बिटल काम में आएंगे एक तो ये आएगा, एक DX² - Y² आएगा। ये दोनों थोड़ा सा ध्यान रखना। और इसको अपन बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्टाहेड्रल। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है SF6। क्लियर है? तो SF6 की स्ट्रक्चर कैसी होगी? देखिए मैं बता रहा हूँ आपको कि SF6 की जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसी होगी। ये देखिए, ये SF6 की स्ट्रक्चर है। ठीक है, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है। ऑक्टाहेड्रल के बारे में क्या क्या होता है वो बताया था मैंने। नेक्स्ट देखिए कि अगर आपके इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर वो 6 ही रहें, बॉन्ड पेयर जो है वो 5 हो और लोन पेयर जो है आपका 1 हो। ठीक है कि नहीं है? तो आपका हाइब्रिडाइजेशन जो है sp3d2 रहेगा। ठीक है, और ज्योमेट्री जो है वो ऑक्टाहेड्रल रहेगी, ऑक्टाहेड्रल रहेगी। और जो शेप है वो स्क्वायर पैरामिडल हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? स्क्वायर पैरामिडल हो जाएगी। तो स्क्वायर पैरामिडल जो हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से होती है, क्योंकि शेप में अपन लोन पेयर को कंसिडर नहीं करते हैं। तो कुछ इस प्रकार की दिखाई देगी आपको। देखिए कैसी होती है ये, कुछ इस टाइप की दिखाई देगी। तो यहाँ पे जो है आपका लोन पेयर है वो आ जाता है। ये देखिए लोन पेयर आ गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या है बेटा? लोन पेयर है। तो ये मोलिकुलर ज्योमेट्री है जिसको आप शेप बोल रहे हो। ठीक है, स्क्वायर पैरामिडल। अब होगा क्या यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा। देखो इसकी वजह से ये एटम जो है थोड़े थोड़े ऊपर की तरफ शिफ्ट होंगे। क्लियर है? तो ये जो बॉन्ड एंगल है ये तो एग्जैक्ट 90 का है। देखो ये वाला, लेकिन ये वाला जो बॉन्ड एंगल है वो क्या हो जाएगा आपका? कम हो जाएगा। कोई डाउट? ये इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री है जिसमें पूरे इलेक्ट्रॉन आप लिए हैं, तो इसको तो अपन ऑक्टाहेड्रल बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल जो है वो लिखा हुआ है, इसका एग्जाम्पल BRF5 है। और एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, देखिए कौन कौन से हैं और एग्जाम्पल जो है। ठीक है, पहले अपन परफेक्ट की बात कर लेते हैं। IF6 प्लस PF6 - ठीक है, ऑक्टाहेड्रल है ये भी। TEF6 ये भी ऑक्टाहेड्रल है। SEF6 ये भी ऑक्टाहेड्रल है। BRF6 प्लस ये भी ऑक्टाहेड्रल है। PCl6 माइनस ये भी परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है, तो अब स्क्वायर पिरामिडल की बात कर लेते हैं कि स्क्वायर पिरामिडल आपका क्या होगा। ठीक है, तो BRF5 की बात की थी अपन ने, ये स्क्वायर पिरामिडल है।
BRF5, और अपन बात कर लेते हैं IF5 की बात कर लेते हैं, ये भी स्क्वायर पिरामिडल है। XCF5 प्लस की भी बात कर लेते हैं, ये भी स्क्वायर पिरामिडल है। XCOF4 की भी बात कर लेते हैं, ये स्क्वायर पिरामिडल है। मैं इसकी स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ये इस प्रकार से होगा, ये डबल बॉन्ड O इधर, ये F इधर, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया आपका लोन पेयर आ गया, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। लेकिन जो XCO2F4 होता है वो परफेक्ट ऑक्टाइडल होता है, वो चेक कर लेना, ठीक है। इसी प्रकार से आप BROF5 जो है, ठीक है, परफेक्ट ऑक्टाइडल नहीं बोलेंगे अपन, लेकिन ऑक्टाइडल की शेप जरूर लेता है ये। क्यों? क्योंकि ये जैसे BR है, ये डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे BR आएगा आपका, यहाँ पे F आएगा, और 4 F यहाँ पे अरेंज होंगे। परफेक्ट ऑक्टाइडल नहीं बोलेंगे, ठीक है, परफेक्ट ऑक्टाइडल नहीं बोलेंगे, लेकिन शेप आपको पता है भाई इस प्रकार से आएगी। नेक्स्ट देखिए, अपन चेक करेंगे कि आपका जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो 6 रहे, बॉन्ड पेयर 4 हो, और लोन पेयर जो है आपका क्या हो जाए, 2 हो जाए। तो ज्योमेट्री जो है आपकी वो ऑक्टाइडल रहेगी, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3d2 है। लेकिन जो शेप है वो आपकी स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? वर्ग समतलाकार, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी। स्क्वायर प्लेनर का मतलब हो गया कि ये आपका सेंट्रल एटम है, ठीक है, ये इस प्रकार से अरेंज होंगे। ये बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर यहाँ आएगा, एक लोन पेयर नीचे आएगा, लेकिन जो शेप है वो विदाउट लोन पेयर कंसिडर की जाती है। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, XEF4 है, IF4 माइनस है, BRF4 माइनस है, BRCL4 माइनस है। ये सारे इसी के एग्जाम्पल हैं। एक जो है I5 माइनस भी इसी का एग्जाम्पल है। लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि इसकी स्ट्रक्चर ऐसे नहीं होती, इसकी स्ट्रक्चर लीनियर होती है। चेक करते हैं कैसे, ये ऐसे होगा, स्ट्रक्चर जो है वो इसकी ऐसी होगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, पूछ लिया जाता है। आपको यूं लगेगा कि भाई ये स्क्वायर क्या है, प्लेनर है, लेकिन होता कैसा है, ये वी शेप होता है, बेंड शेप होता है, इसलिए इसको ढंग से आपको कंसिडर करना है। नेक्स्ट जो है अपन चलते हैं, अपना जो लास्ट केस है इलेक्ट्रॉन पेयर 7। तो यहाँ पे आपका जो है बॉन्ड पेयर अगर 7 है, लोन पेयर 0 है, तो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3d3 होगा। और ये जो स्ट्रक्चर होगी वो होगी पेंटागोनल बाय पिरामिडल, यानी पंचभुजीय द्विव पिरामिडल, ठीक है। और यहाँ पे जो डी ऑर्बिटल काम में आएंगे वो ढंग से देख लेना। एक तो आएगा dx² माइनस y², एक आएगा dz², और एक इससे मिलता जुलता dxy ऑर्बिटल। ये 3 ऑर्बिटल है जो यहाँ पे इस हाइब्रिडाइजेशन में काम में आते हैं। अब देखिए इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है वो दिखा रहा हूँ मैं आपको। देखो पेंटागोनल बाय पिरामिडल की ये स्ट्रक्चर होती है, आपके सामने है। ये जो 5 एटम हैं वो एक प्लेन में रहते हैं, ये वाले, ठीक है, सेम प्लेन में ये एग्जिस्ट करेंगे, और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इनको अपन एक्जियल बोल देते हैं, इनको अपन इक्वेटोरियल बोल देते हैं, ठीक है। और एक्जियल यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो है वो 3 प्रकार के हैं, पता है आपको, कि पहला बॉन्ड एंगल जो है वो एक्जियल के बीच में आएगा, 180 का आएगा, ठीक है। ये जो बॉन्ड एंगल वो एक ही है। फिर उसके बाद 10 जो बॉन्ड एंगल हैं वो है एक्जियल इक्वेटोरियल के 90 के एंगल हैं, और 5 जो बॉन्ड एंगल है वो 72 के हैं, जिनको अपन इक्वेटोरियल के बीच का बॉन्ड एंगल बोलेंगे। वो किसका है बेटा? 72 का है। देखो आप आराम से देख लो, ठीक है। अब जो नेक्स्ट केस अपन देखने वाले हैं वो है कि प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। ये आपका लास्ट केस आ गया वेस्पर का। फिर उसके बाद जो है एबनॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन की ओर चलेंगे। ये आपका क्या है? 7, बॉन्ड पेयर आपके 6 हो जाए, लोन पेयर आपके 1 हो जाए। हाइब्रिडाइजेशन आपका वही रहेगा। ज्योमेट्री जो है वो PBP रहेगी, लेकिन जो शेप है वो चेंज हो जाएगी। ये शेप कहलाएगी डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। हिंदी में इसको डेकुली स्ट्रक्चर बोलते हैं बेटा। ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज है जो मैंने यूज में ली है, ठीक है। इसका जो नायाब और सबसे बढ़िया एग्जांपल है वो XCF6 है।
इसकी स्ट्रक्चर देखिए आप कैसी होती है, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, आपको समझ में आएगी। इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो होती है ऐसी, ठीक है, ये है। तो इसमें होता क्या है, इसमें जो लोन पेयर होता है वो जो पेंटागोनल बाइपिरामिडल होता है उससे वो ऑक्टाइडल में कन्वर्ट होकर ऑक्टाइडल की एक फेस से बाहर निकलता है। क्या निकलता है बेटा? फेस से वो बाहर निकलेगा, ऐसे फेस से बाहर रहेगा। और इसमें इंटरनल मोशन पाया जाता है जिसकी वजह से ये भाई तरीकेबद्ध तो कहाँ होना चाहिए, तरीकेबद्ध तो ये लोन पेयर जो है आपको बता दूं मैं, ये होना चाहिए लोन पेयर यहाँ पे 5F और 1F ईयर, ठीक है। तो ये पेंटागोनल शेप दे रहा है आपको। और ये तो इसमें क्या है, इंटरनल मोशन पाया जाता है। इंटरनल मोशन की वजह से ये लोन पेयर जो है, ये जो लोन पेयर है वो अपनी जगह से हटकर और एज टू फेस मूवमेंट शो करता है। कैसे करता है बेटा? एज टू फेस मूवमेंट शो करेगा ये इस प्रकार से। ये देखिए, ये अभी फेस पर है, दिख रहा है आपको साफ साफ, ये फेस के बीच से निकल रहा है और ये एज की तरफ मूव कर रहा है। तो ये जो इंटरनल मोशन है इसके कारण इसकी ज्योमेट्री जो है वो चेंज होती रहती है, इसलिए ये कंट्रोवर्शियल है, कभी भी ये एग्जाम में नहीं आता है। अगर फिर भी आए तो XCF6 जो होता है आपका, उसको डिस्टोर्टेड आपको क्या बताना है, डिस्टोर्टेड ऑक्टाइडल बताना है। और इसका जो पॉइंट ग्रुप होता है, पॉइंट ग्रुप वो C2V बता के आना है आपको। क्या बता के आना है? C2V बता के आना है, ये ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। अब देखिए अपन इसके एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको बताया था IF7 होता है, बताने की जरूरत नहीं है। और भी एग्जाम्पल है जो अपन चेक कर लेते हैं और कौन कौन से हो सकते हैं। एक थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि इसकी जब क्वेश्चंस आते हैं XCF6 के, तो ये गैसियस फेज और सॉलिड फेज का गड़बड़ करता है। किसका करता है? एक तो गैसियस फेज का करेगा और एक जो करेगा वो सॉलिड फेज का करेगा, सॉलिड फेज का करेगा, ठीक है बेटा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये जब गैसियस फेज में होता है तो ये अपनी नॉर्मल जो डिस्टोर्टेड ऑक्टाइडल है उसमें रहेगा। और जब ये सॉलिड फेज में रहता है तो ये आयनाइज हो जाता है। किस फॉर्म में? XCF5 प्लस और F माइनस में आयनाइज हो जाएगा। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये स्क्वायर पिरामिडल है। कैसी है? स्क्वायर पिरामिडल है। ऐसे 4F इसके स्क्वायर पे है, एक F ऊपर की तरफ है और एक जो है वो लोन पेयर के रूप में है, ठीक है। और जिनोन के ऊपर पॉजिटिव है। और क्लियर है? और F माइनस इसको काउंटर कर रहा है। क्या कर रहा है? F माइनस इसको काउंटर कर रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि सॉलिड फेज में जो होता है ये आयनाइज होता है और आयनाइज होने के बाद ये स्क्वायर पिरामिडल शेप बनाता है। कैसी बनाता है? स्क्वायर पिरामिडल शेप। सेम जो है वो SbCl6-3 के लिए देख सकते हैं, पर इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो अपन P3D3 कंसिडर करते हैं। क्या करते हैं बेटा? P3D3 कंसिडर करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो Cl है 6 वो उसी प्रकार अरेंज होते हैं जैसे डिस्टोर्टेड ऑक्टाइडल में होते हैं, ठीक है। ये लोन पेयर है और ये लोन पेयर जो है वो स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव है। ये कब होते हैं? जब लोन पेयर प्रेजेंट इन प्योर एस ऑर्बिटल में होंगे। क्यों? क्योंकि जब अपन एंटीमनी के ऑर्बिटल को देखेंगे तो ऑर्बिटल में कुछ इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से होंगे उसके, ठीक है, इस प्रकार से। और ये ही ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं 3 तो D और 3 P ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं। D3P3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है कि नहीं है। और ये चीज ध्यान रखना कि अगर इसको बोलना हो तो इसको क्या बोलेंगे अपन? इसको परफेक्ट ऑक्टाइडल बोलेंगे अपन। क्या बोलेंगे बेटा? परफेक्ट ऑक्टाइडल बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो 6 का है और sp2d2 हाइब्रिडाइजेशन का इक्विवेलेंट माना गया है। ये क्या माना गया है? इसके इक्विवेलेंट माना गया है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना।
अब यहाँ से बॉन्डिंग होएगी, जो 6 Cl है यहाँ से बॉन्ड बना लेंगे आपके, क्लियर है। और ये वाला जो है वो प्योर एस ऑर्बिटल में लोन पेयर प्रेजेंट रहेगा। तो जब भी लोन पेयर प्योर एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है तो उसको स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव माना जाता है, ठीक है। अब देखिए आगे अपन स्पेशल हाइब्रिडाइजेशन की केस देखेंगे। देखिए अब हम रेयर केस हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। अगर अपने पास इलेक्ट्रॉन पेयर 8 है, ठीक है, और वो सारे सारे बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर के रूप में है, लोन पेयर आपका जो है वो 0 है, तो उस टाइम पे हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3d4 कंसिडर किया जाता है। तो ये थोड़ा हाई लेवल हाइब्रिडाइजेशन है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल ईजी है। तो यहाँ पे 3 ऑर्बिटल जो हैं वो आपके dxy, dyz और dxz काम में आएंगे, और जो चौथा d ऑर्बिटल वो dz² या dx² माइनस y² हो सकता है। अगर ये ऑर्बिटल काम में आता है तो ये इसकी स्ट्रक्चर होती है डोडेकाहेड्रल। क्या होती है बेटा? डोडेकाहेड्रल। इसके एग्जांपल दोनों यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है नहीं? इनका हाइब्रिडाइजेशन भी पूछा था मैंने आपसे, पता हो तो। और अगर ये जो डी ऑर्बिटल है तो स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक होता है। तो इनकी स्ट्रक्चर अपन देख लेते हैं, इसके भी 2 एग्जाम्पल हैं स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक की। तो वो सबसे पहले अपन डोडेकाहेड्रल की स्ट्रक्चर चेक करते हैं। ये स्ट्रक्चर CrO8-3 की है। इस स्ट्रक्चर को अपन डोडेकाहेड्रल बोलते हैं, देख लीजिए आराम से, ठीक है नहीं है? जिसमें ये क्रोमियम एटम है और ये जो है ऑक्सीजन जो है ये एक्चुअल में ऐसे है क्रोमियम O2 4, ठीक है, और इसके ऊपर लगा हुआ है -3, ठीक है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड के रूप में है ये। और ये जो स्ट्रक्चर है ये स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक की है। किसकी है? स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक की है। तो मान लीजिए कि इसको आप आयोडीन मान लीजिए, और ये 4F है जो ऊपर एक स्क्वायर बनाएंगे। क्या बना रहे हैं? ऊपर एक स्क्वायर बना रहे हैं, और नीचे जो F है वो चारों मिलकर एक स्क्वायर ये बनाएंगे ऐसे, ठीक है। और ये एक एंटी प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर को बनाते हैं। नेक्स्ट जो है हाइब्रिडाइजेशन जो है वो आपको चेक करना है, वो है XeF8-2 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। तो ये जो है ये भी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है हाइब्रिडाइजेशन का। इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो देखना आप, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3d5 होता है। अपने आप में बहुत रेयर है, ठीक है नहीं है? अब ये होता क्या है, इसकी स्ट्रक्चर होती है मोनोकैप्ड स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। नाम याद रखना, नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये ध्यान रखना थोड़ा सा, ये स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक की तरह ही होता है। ये देखो आप, ये इसकी शेप है, ठीक है नहीं है? वैसे की वैसे देखो, लेकिन थोड़ा सा क्या है, एक कोना एक्स्ट्रा निकला हुआ बाहर रहता है, इसलिए अपन इसको मोनोकैप्ड बोल देते हैं, ठीक है। वही है, सेम स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखिए, हमने आपको एग्जाम्पल लिखवाया था इसमें, वो लिखवाया था W टंगस्टन का कंपाउंड है, और CH3 और 6 इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा था। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा बेटा वो SD5 होगा। 5 डी ऑर्बिटल काम में आएंगे। और ये ट्राइगोनल एंटी प्रिज्मेटिक है आपका, ट्राइगोनल एंटी प्रिज्मेटिक, क्लियर है बेटा? तो आई थिंक आपको जितने भी हाइब्रिडाइजेशन थे उनसे रिलेवेंट जो स्ट्रक्चर है वो मैंने समझा दी है। अब जो है वो पोस्टुलेट 3 की ओर चलेंगे अपन। किसकी? वेस्पर की। देखिए वो क्या है, देखिए वेस्पर थ्योरी पोस्टुलेट 3 में जो बात करती है वो करती है बॉन्ड एंगल की। किसकी बात करती है बेटा? बॉन्ड एंगल की बात करेगी। और यहीं पे अपन ड्रैगो रूल को एक्सप्लेन करेंगे। किसको करेंगे बेटा? ड्रैगो रूल को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि बॉन्ड एंगल जो है अपन को पता है, बॉन्ड एंगल जो होता है वो S% करेक्टर के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। यानी कि जिसमें S% करेक्टर ज़्यादा होते हैं उसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है। जैसे sp3 में आपका 109 है, sp2 में जैसे ही S% करेक्टर इंक्रीज हुआ 120 हो गया, और sp में S% करेक्टर और इंक्रीज हुआ तो बॉन्ड एंगल क्या हो गया आपका? 180 हो गया। दूसरी चीज़ ध्यान रखना कि अगर बॉन्ड एंगल जो है वो S% करेक्टर सेम है तो नंबर ऑफ लोन पेयर्स अगर ज़्यादा हैं सेंट्रल एटम के पास तो बॉन्ड एंगल क्या होगा आपका? कम होगा। कल अपन ने कंसिडर की थी, जैसे CH4 में बात की थी, अमोनिया में बात की थी और वाटर में बात की थी अपन ने।
यहाँ पे 109 होता है, यहाँ पे 107 होता है, यहाँ पे 104 डिग्री के आसपास बॉन्ड एंगल होता है, क्योंकि यहाँ पे जो लोन पेयर है वो 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे लोन पेयर है। तो लोन पेयर रिपल्सन को देखते हुए हमने ये बॉन्ड एंगल को किया था। नेक्स्ट जो है वो बॉन्ड एंगल जो है वो डिपेंड करता है, बॉन्ड एंगल डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। बॉन्ड एंगल इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पर डिपेंड करता है। अब ध्यान रखिए, जो अपना GIOC का जो 4th लेक्चर था उसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को एक्सप्लेन किया था। 4th था 5th था, एक बार देख लेना। उसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को एक्सप्लेन किया था। उसमें ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बॉन्ड एंगल डिसाइड करने में हेल्प करती है, और वो कैसे करती है वो चेक करना है। आप समझना इधर कि अगर बॉन्ड एंगल अपन चेक करने जा रहे हैं और वो चेक करेंगे अपन अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तो आपको क्या करना है कि आपको 2 केस चेक करने हैं। क्या चेक करने हैं? ठीक है, इफ सेंट्रल एटम सेम है, ठीक है, पर ये चीज ध्यान रखना कि लोन पेयर वगैरह सारी चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर सेंट्रल एटम चेंज है एंड सराउंडिंग एटम या कॉर्नर एटम जो है, सराउंडिंग एटम आर डिफर, अगर सराउंडिंग एटम जो है आपके अलग अलग हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि कि सराउंडिंग एटम की जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम यदि इंक्रीज होता है तो बॉन्ड एंगल जो है वो डिक्रीज होगा। कैसे होगा वो दिखा देता हूं मैं आपको, आप समझना इसको, छोटे से कंसेप्ट को, कि सराउंडिंग एटम चेंज करने पर अपन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है डिक्रीज करेंगे तो बॉन्ड एंगल आपका कैसे कम होगा। या उल्टा भी बोल सकते हैं कि अगर सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आप डिक्रीज करोगे तो बॉन्ड एंगल क्या होगा बेटा? इंक्रीज होगा। आप दूसरा कंसेप्ट भी लिख सकते हो। तो ये एक्चुअल में क्या है कि मान लीजिए कि ये कोई 2 एटम है, बी है ए से जुड़ा हुआ और ए से ही जुड़ा हुआ आपका सी है। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बी की जो है वो ज्यादा है, सी की आपकी कम है। तो ये जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, समझना आप, ये जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है वो थोड़े से किसके पास रहेंगे? आपके इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से बी के पास रहेंगे, बी के पास रहेंगे ये इलेक्ट्रॉन। और जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होगी वैसे वैसे क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी आपकी? कम हुई, वैसे वैसे ये इलेक्ट्रॉन जो है ए की तरफ शिफ्ट होते हुए चलेंगे। ऐसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर कम होती है तो सी की, ठीक है, कंपेरेटिवली। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होने वाला रिपल्सन है वो बढ़ जाएगा, जिससे ये जो एंगल है वो थोड़ा सा खुलेगा, बॉन्ड एंगल थोड़ा सा बढ़ेगा। क्लियर है? इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे मान लो कि PCl3, PBr3 और PI3 में आप चेक करोगे तो बॉन्ड एंगल जो है PI3 में आपको ज़्यादा मिलेगा। क्लियर है? अब अपन बात कर लेते हैं कि बॉन्ड एंगल में इफ सराउंडिंग एटम्स आर सेम, ठीक है, सराउंडिंग एटम आर सेम एंड सेंट्रल एटम आर डिफर। तो जब सेंट्रल एटम डिफर करता है तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम यदि इंक्रीज हो रही है तो बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज होगा, बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज होगा। या आप कह सकते हो, सेम कंसेप्ट लगेगा यहां पे, आप देख सकते हो, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि ए एक एटम है और यहाँ पे बी लगे हुए हैं, और यहाँ पे कोई आपका डी एटम है जिससे भी आपका बी लगा हुआ है। क्लियर है? तो अगर ये बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन है वो बीच में है मान लीजिए, तो अगर ए की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा हुई तो वो क्या होएगा आपका? इसके नजदीक आएगा, और नजदीक आएगा तो ये यहाँ पे क्या होएगा बेटा? रिपल्सन होएगा, जिससे ये बॉन्ड एंगल क्या होएगा आपका? इंक्रीज होएगा। दैट्स द कंसेप्ट। इसमें अपन ने क्या किया कि डी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को ए से ज्यादा माना है, ठीक है। तो अपन सब में ये कंसेप्ट चेक कर सकते हैं। अब इसी के ऊपर अपन को चलना है। जैसे अपन बात करते हैं अमोनिया की, जैसे अपन बात करते हैं PH3 की, जैसे अपन बात करेंगे AHS3 की, और जैसे अपन बात करेंगे SBH3 की। अब देखो, इधर से इधर चलने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज, तो बॉन्ड एंगल भी आपका क्या होगा बेटा?
डिक्रीज होएगा, बिल्कुल बॉन्ड एंगल का जो ऑर्डर होगा वो ये होगा। ठीक है, ऐसे ही वाटर में चेक करेंगे, वाटर H2S और H2SE और H2TE तो इधर से इधर चलने पर आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम वो क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब बॉन्ड जो होगा बॉन्ड एंगल वो भी डिक्रीज होगा। ठीक है, तो इसका मतलब बॉन्ड एंगल का ऑर्डर ये होगा। क्लियर है। अब देखो इन दोनों एग्जांपल्स में, इन दोनों में हम ड्रेगो रूल का इन्वॉल्वमेंट करेंगे। किसका करेंगे? ड्रेगोज रूल का। अब ये ड्रेगो रूल क्या है वो देखना है आपको। ठीक है, तो अब अपना टॉपिक स्टार्ट होएगा ड्रेगो रूल। देखिए वो क्या है। देखिए अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ड्रेगोज रूल ऑफ नो हाइब्रिडाइजेशन। इसको स्टार्ट करें उससे पहले अपन वापस बॉन्ड एंगल को कंसिडर करते हैं। जैसे अमोनिया PH3 ASH3 और SbH3। मैं एग्जैक्ट डाटा नहीं लिखूंगा लेकिन नॉर्मली जो डाटा है वो लिख दूंगा। यहाँ पे बॉन्ड एंगल 107 है, यहाँ पे 94 के आसपास है बॉन्ड एंगल। ठीक है, यहाँ पे 93 है बॉन्ड एंगल और यहाँ पे 92 है बॉन्ड एंगल। ठीक है बेटा। अब देखो जो वेस्पर थ्योरी बता रही है कंसेप्ट उसी हिसाब से चल रहा है कि बॉन्ड एंगल जो है आपका डिक्रीज हो रहा है। बिल्कुल ये इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल है, ये डिक्रीजिंग बॉन्ड एंगल है। तो बॉन्ड एंगल का कंसेप्ट जो है बिल्कुल सही है। लेकिन सबसे पहली बात अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो अपन हाइब्रिडाइजेशन जो नॉर्मली इनका निकालेंगे वो निकालेंगे sp3। आप निकाल के देख लेना, सबका sp3 निकालोगे आप हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन एक चीज बताइए कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री का होता है, ये 107 हो गया। तो ये तो समझ में आता है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर के कारण हुआ होगा, बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन के कारण हुआ होगा इतना कम। लेकिन आप देखिए कि 109 से 109 से ये 94 कम हो गया, लगभग मान लो कि 94 आ गया। तो आप सोचो ये लार्ज जो डिक्रीमेंट आ रहा है वो क्यों आ रहा है। यहाँ पे भी देखो 109 से कितना आ गया, 93 आ गया, 109 से 92 आ गया। ये अपने आप में लार्ज डेविएशन है। तो इसको जो है नॉर्मली हम हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट से नहीं समझा सकते। किससे नहीं समझा सकते? हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट से नहीं समझा सकते। और न ही ये जो लार्ज डिफरेंस है वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसके लिए जो है वो ड्रेगो एम्पेरिकल रूल लागू होता है। देखो एक्चुअल में है क्या, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन जो है, हाइब्रिडाइजेशन एक हाइपोथेटिकल है। पूरी की पूरी जो प्रोसेस है वो कैसा है बेटा, पूरा का पूरा हाइपोथेटिकल है। तो हाइपोथेटिकल जब कोई प्रोसेस है, और आपको बताई थी मैंने कि इसको जरूरत पड़ते हैं तभी इसको अप्लाई करते हैं। क्लियर है। अब देखिए आप समझना इसको कि इसमें जो इतने ज्यादा डिक्रीमेंट हुआ है वो क्यों हुआ है, उसके पीछे का लॉजिक अपन समझते हैं। ठीक है, तो ड्रेगो रूल क्या बोलता है उसको समझेंगे पहले, फिर उसके बाद इस एग्जाम्पल के ऊपर आएंगे। क्लियर है। देखो ड्रेगो रूल ये बोलता है कि यदि, पहला पॉइंट सुनना, यदि इफ आपके नंबर ऑफ जो सिग्मा बॉन्ड है प्लस लोन पेयर हैं वो अगर 4 है, या फिर दूसरा पॉइंट है कि वो जो है सेंट्रल एटम जो है वो बिलोंग करता है 13, 14, 15 और 16 ग्रुप क्लास। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? आप 12वें ग्रुप को कंसिडर नहीं करोगे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इनमें से अगर है, और जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम वो 2.5 और लेस देन 2.5 है, लेस देन 2.5 है। ठीक है नहीं है। चौथा है एटलीस्ट 1 लोन पेयर होना चाहिए, एटलीस्ट 1 लोन पेयर तो होना ही चाहिए। ठीक है। देन नो नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जब तब आपको हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। क्लियर है, हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा तो वहां पे हाइब्रिडाइजेशन आपको नहीं मिलेगा, संकरण नहीं मिलेगा। क्लियर है। दूसरी चीज समझना इसको, और भी अपन कंसिडर कर सकते हैं इसको। देखो एक्चुअल में अब इसको कंसिडर करेंगे अपन। देखना नाइट्रोजन में क्या है बेटा,
नाइट्रोजन में ये जो है लोन पेयर वो मान लीजिए कि ऐसे था, तो नाइट्रोजन की जो साइज छोटी थी उसकी वजह से यहाँ पे जो है आपका ये जो एस ऑर्बिटल है, क्योंकि सबका जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इसी प्रकार का है, एस और पी में आपके 3 इलेक्ट्रॉन हैं, पूरी जो ग्रुप है उसका हाइब्रिडाइजेशन यही है। तो यहाँ पे जो एस और पी है वो मिक्सिंग इजीली हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एस पी मिक्सिंग हो जाता है यहाँ पे, एस पी मिक्सिंग, और एस पी मिक्सिंग होने की वजह से ये जो है पिरामिडल शेप ऑक्यूपाई कर लेता है। यानी कि अब जो है एस पी मिक्सिंग हो गया, और एस पी मिक्सिंग होने की वजह से ये जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, और ये भी sp3 s हाइब्रिडाइजेशन के ओवरलैपिंग से बना हुआ है, और ये भी sp3 s हाइब्रिडाइजेशन के ओवरलैपिंग से बना हुआ है, सेम ये सब में। लेकिन फोस्फोरस में ऐसा नहीं होता। फोस्फोरस में क्या होता है बेटा? फोस्फोरस में एटम लार्ज होता है, ठीक है, और इनके जो ऑर्बिटल हैं उनके बीच में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए sp मिक्सिंग एब्सेंट होती है। एप्सी मिक्सिंग एब्सेंट होने की वजह से ये क्या है? ये सिंपल ओवरलैपिंग है। कैसे है ये समझना कि ये जो है इस प्रकार से है, तो एक एक जो है एस एटम आकर अब पॉजिटिव स्पिन लेकर और यहाँ पे इसने सिग्मा बॉन्ड बना लिया है। हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्या नहीं पड़ी? हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये जो लोन पेयर है ये अभी भी प्योर एस ऑर्बिटल में है। काय में है? एस ऑर्बिटल में है। और हम इसका ऑर्बिटल एनालिसिस भी कर सकते हैं, ऑर्बिटल एनालिसिस भी कर सकते हैं, जिससे हमें पता लग जाएगा कि यहां पे ये जो है वो किस प्रकार से है। तो हमें पता है कि कोस थीटा इज इक्वल टू होता है एस+1 S-1, ठीक है, ठीक है, या अपन ऐसे बोल सकते हैं P-1 P। और कोस 94 अगर आ रहा है अपने पास तो S-1, अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो S जो परसेंटेज है, क्या भाई, S जो परसेंटेज है वो लगभग 2% आते हैं। इसके कितने आते हैं बेटा? 2%। और बाकी का जो P% है वो कितना आ गया आपका? 98%। अब ये सोचिए कि फोस्फोरस में ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है इसमें S% करेक्टर आपके कितने हैं भाई? 2% है। और P करेक्टर जो है वो कितने हैं? 98% है। जबकि लोन पेयर जो है वो आपको पता होना चाहिए कि S% जो करेक्टर है यहाँ पे वो लगभग आपका 94% है। क्या है? 94%। क्लियर है? ऑर्बिटल एनालिसिस से अपन को पता लगा है। तो एक तरीके से ये हो गया कि ये जो बॉन्ड है वो सिंपल ओवरलैपिंग के हैं, इनमें कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। यानी कि ये sp ओवरलैपिंग से बना हुआ है। कहीं से बना हुआ है? ये भी आपका sp ओवरलैपिंग से बना हुआ है, और ये भी आपका sp ओवरलैपिंग से बना हुआ है। तो सिंपल है। तो एक्चुअल में है क्या, जब ये सारे फंडे अपन को पता हों तो यहाँ पे कोई भी हाइब्रिडाइजेशन अपन को कंसिडर नहीं करना है। ये कहलाता है आपका ड्रेगो रूल। क्लियर है? अब ड्रेगो रूल की जो एप्लीकेशन है वो समझनी है अपन को। वो क्या है देखिए, एप्लीकेशन जो है वो 3-4 पार्ट है एप्लीकेशन के, ठीक है। पहला जो है वो है सोल्यूबिलिटी ऑफ अमोनिया इज ग्रेटर देन pH3। pH3 के कंपैरिजन में अमोनिया की सोल्युबिलिटी वाटर में ग्रेटर है। क्यों है? अब समझना इसको। अगर मैं अमोनिया की रिएक्शन वाटर से करवाता हूं तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है। और अगर मैं pH3 की रिएक्शन में करवाऊंगा वाटर के साथ तो ये कोई भी रिएक्शन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि आप समझना कि ये जो लोन पेयर हैं इसके अमोनिया के वो sp3 ऑर्बिटल में, गाय में है बेटा, sp3 ऑर्बिटल में, और यहाँ पे S% करेक्टर जो है वो 25% है। जबकि pH3 में जो लोन पेयर हैं वो काय में है? वो 94% S% ऑर्बिटल में है, यानी कि प्योर S ऑर्बिटल में है। ये प्योर S ऑर्बिटल में है। और यहाँ पे जो S% करेक्टर है वो 94% है, जिस कारण से ये लोन पेयर डोनेट नहीं कर पाता है, इसलिए ये सोल्यूबल नहीं होता है। दूसरा जो है केस है कि NH3 इज मोर बेसिक देन pH3।
यानी कि अमोनिया की बेसिसिटी किससे ज़्यादा है, pH3 से ज़्यादा है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। क्यों है, वही केस आएगा यहाँ पे। वैसे तरीके बदे तो pH3 की बेसिसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जो फॉस्फोरस है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसलिए इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। लेकिन आप सोच के देखो एक बार कि इन दोनों में से ये प्योर एस में है लोन पेयर, और ये sp3 में है, तो लोन पेयर जो है डोनेशन यहाँ पे इजीली होगा या यहाँ पे इजीली होगा? बिल्कुल अमोनिया में थोड़ा इजीली होगा, इसलिए बेसिसिटी अमोनिया की थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तीसरी जो एप्लीकेशन है, आपने देखा होगा कि जब अपन कॉपर का कोई सॉल्यूशन है, कॉपर +2 सॉल्यूशन है, ठीक है, उस सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, उस सॉल्यूशन में एक बार तो हम डालते हैं आपका NH3। जब NH3 डालेंगे तो ये बनाएगा कॉपर अमोनिया का कॉम्प्लेक्स। ये वाला जो आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है कि नहीं है। और ये बनाएगा Cu3P2, ब्लैक प्रेसिपिटेट आता है इसका। क्या आता है बेटा? ब्लैक। जबकि ये जो है वो ब्लू सॉल्यूशन के रूप में आता है। अब एक चीज बताओ कि अगर इसमें अपन ने pH3 डाला तो इसने ये क्यों बनाया, इसने इसका कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं बनाया? भाई अमोनिया की जैसा कॉम्प्लेक्स भी तो बना सकता था, ये अमोनिया के जैसा कॉम्प्लेक्स भी तो बना सकता था, लेकिन इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता। इसका मतलब ये हो गया कि pH3 जो है वो बैड लिगेंड है, और ये कभी भी लिगेंड की तरह बिहेव नहीं करता, क्योंकि इसकी बेसिसिटी बहुत पुअर है। ये क्या नहीं देता भाई? लोन पेयर नहीं देता। और आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिवाइस एसिड बेस कंसेप्ट लागू होता है लिगेंड और मेटल के बीच में। एक एक्सेप्टर होता है, एक डोनर होता है। नेक्स्ट जो है वो अपन बोल सकते हैं कि जो अमोनिया है वो एसिड के साथ मिलकर सोल्ट बनाता है। क्या बनाता है? अमोनियम क्लोराइड का सोल्ट बनाता है, यानी कि एसिड बेस रिएक्शन शो करेगा। जबकि pH3 क्या होता है बेटा? pH3 क्या नहीं करता? कोई भी सोल्ट नहीं बनाता है। ये भी बेसिसिटी से ही जुड़ा हुआ कंसेप्ट है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको इंपॉर्टेंट है, ठीक है कि नहीं है। तो ये चीजें चलती हैं। अब देखो अपन बात करेंगे यहाँ पे फ्लोक्सोनियल बिहेवियर। किसकी बात करेंगे बेटा? फ्लोक्सोनियल बिहेवियर। फ्लोक्सोनियल बिहेवियर ऑफ NH3। तो NH3 या नाइट्रोजन के जो कंपाउंड होते हैं वो पिरामिडल इन्वर्जन शो करते हैं, सबको पता है। इसमें क्या होता है बेटा? ये जैसे मान लीजिए कि 3 वैलेंसी है, ये लोन पेयर है, तो ये स्पॉन्टेनियस अपने हाइब्रिडाइजेशन में चेंज करेगा। क्या करेगा बेटा? हाइब्रिडाइजेशन में चेंज करेगा, sp3 से sp2 में कन्वर्ट होगा। और नेक्स्ट ये जो अपना पिरामिड है ये रिवर्स कर लेगा इस प्रकार से। तो इसको अपन बोलते हैं पिरामिडल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं बेटा? पिरामिडल इन्वर्जन। तो इस पिरामिडल इन्वर्जन को रोकने का एक ही तरीका है कि आप यहाँ पे थोड़े बल्कि ग्रुप लगा दीजिए, ताकि जो पिरामिडल इन्वर्जन के लिए होने वाला या रिक्वायर्ड जो क्या है बेटा एनर्जी गैप है वो क्या हो जाएगा आपका? बढ़ जाए। जब बल्कि ग्रुप लगाएंगे तो एनर्जी गैप बढ़ जाएगा, तो ये इजीली पिरामिडल इन्वर्जन नहीं कर सकता। लेकिन जो आपका pH3 मॉलिक्यूल है वो पिरामिडल इन्वर्जन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इसकी पिरामिडल शेप होती नहीं है, ठीक है। ये देखिए पिरामिडल शेप नहीं होती, क्योंकि इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। एक्चुअल में होता क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन के लिए लगभग ये जो अपना s ऑर्बिटल है और ये 3 जो p ऑर्बिटल हैं, ठीक है, इनका जो एनर्जी गैप है वो लगभग आपको बता दूं 600 किलो जूल मोल इनवर्स होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए। लेकिन इस फॉस्फोरस के केस में ये हाइब्रिडाइजेशन का जो गैप है एनर्जी का, ये इससे ज्यादा होता है, जिसके कारण से ऑर्बिटल क्या नहीं हो सकते बेटा? मिक्स नहीं हो सकते। ये गैप 600 किलो जूल पर मोल से ज्यादा होता है। इस कारण से इसके अंदर क्या नहीं होता? हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। एनर्जी से भी इसको समझाया जा सकता है, क्लियर है। तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा तो पिरामिडल शेप नहीं होगा, पिरामिडल शेप नहीं होगा तो पिरामिडल इन्वर्जन नहीं होगा। या अपन ये भी कह सकते हैं कि पिरामिडल इन्वर्जन के लिए जो एनर्जी बैरियर है वो फॉस्फोरस में नाइट्रोजन के कंपैरिजन में फॉस्फोरस में थोड़ा सा ज्यादा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल जो है सेम अपन चेक करेंगे वो H2O का, H2S का, H2Se का और H2Te का है। सेम केस है। यहाँ पे बॉन्ड एंगल 104 होता है, यहाँ पे 92 होता है, यहाँ पे 91 होता है, यहाँ पे 90.5 होता है।
अब ये जो चेंजेस है ये तो हमें वेस्पर समझा देती है, वेस्पर थ्योरी एक्सप्लेन कर देती है, लेकिन ये बताइए कि हाइब्रिडाइजेशन जो है इन सब में sp3 अपन मान के चलें, sp3 मान के चलें कि बॉन्ड एंगल कितना होगा आपका 109 होगा, सब में क्या होगा 109 होगा। ये इतना चेंजेस तो समझ में आता है कि लोन पेयर रिपल्सन के कारण ये कम हो गया और लोन पेयर बॉन्ड पेयर के रिपल्सन के कारण कम हो गया। लेकिन ये इतना जो डिक्रीमेंट हुआ है वो किससे समझाया जाता है, केवल और केवल ड्रैगो रूल से। तो आपको समझ में आ गया होगा कि H2S में भी कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो आपको पता है, अच्छी तरह बता दिया है मैंने सारा का सारा। तो ड्रैगो रूल ये था और ये इसकी एप्लीकेशन थी। नेक्स्ट जो अपन चलते हैं वो पोस्टुलेट फोर्थ की तरफ चलेंगे कि वेस्पर की पोस्टुलेट फोर्थ क्या बोल रही है। यहाँ पे एक चीज और समझना है कि ये जो लोन पेयर है वो स्टीरियो इनएक्टिव है, बताया था ना आपको, स्टीरियो एक्टिव इनएक्टिव, स्टीरियो इनएक्टिव। तो इनएक्टिव का मतलब क्या होता है, जो प्योर एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है वो स्टीरियो इनएक्टिव होता है। ठीक है, अब देखते हैं पोस्टुलेट के बारे में। देखिए ये जो पोस्टुलेट है वो क्या बोलती है, वो समझना आप कि यदि स्ट्रक्चर रेगुलर है, ठीक है, और तो बॉन्ड एंगल कभी भी सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब ये हो गया, अगर BF3 BCl3 BBr3 और BI3 में अगर चेक करें, रेगुलर शेप है, sp2 है, ट्राइगोनल प्लेनर है, तो इनके बॉन्ड एंगल जो है लगभग क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। इसी प्रकार से अपन CH4 CCl4 CBr4 और आप चेक कर लो, और क्या चेक करोगे, SiCl4, यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या होगा आपका, लगभग बराबर आएगा। ठीक है, ये पोस्टुलेट 4 है। तो आपने क्या देखा कि जब सराउंडिंग जो स्ट्रक्चर परफेक्ट है तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए, अगर एटम जो है स्मॉल है तो लोन पेयर जो रिपल्सन है वो डोमिनेंट होता है आपका बॉन्ड पेयर रिपल्सन के ऊपर। कैसे, जैसे मान लीजिए कि आप H2 की बात कर रहे हैं तो H2 में लोन पेयर रिपल्सन है, ठीक है, और इस रिपल्सन के चक्रों में यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो है थोड़ा सा यूं जाके और 104 होएगा। क्लियर है। जबकि OCl2 की बात करें अपन, क्लियर है, तो OCl2 में जो होता है वही लोन पेयर वाला चक्कर है, लेकिन यहाँ पे जो Cl के एटम है वो रिपल करेंगे एक दूसरे को, और इस रिपल्सन के कारण ये बॉन्ड एंगल क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। तो ये जो बॉन्ड एंगल होगा, मान लीजिए कि ये थीटा है, तो थीटा की जो वैल्यू होगी वो 104 से ज़्यादा होगी। इसको अपन और जो एग्जाम्पल है उसमें भी चेक कर सकते हैं। देखिए सेम केस अमोनिया में लगेगा, अमोनिया और NF3 का केस अपन चेक कर सकते हैं। ठीक है, अमोनिया और NF3 का केस आप चेक कर सकते हो। क्लियर। अगर यहाँ पे आपका बॉन्ड एंगल अल्फा है और ये बीटा है, तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज हो रही है सराउंडिंग एटम की, ठीक है ना, और सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होने की वजह से आपका क्या है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है। OH2 OF2 इसमें भी आपको पता होगा कि OH2 की ज़्यादा होती है, ठीक है कि नहीं है। और एक बेंट रूल से रिलेवेंट है, ये भी चेक कर लीजिए आप कि यहाँ पे 3 बॉन्ड एंगल है। पहला जो बॉन्ड एंगल है वो है अल्फा, दूसरा बॉन्ड एंगल है जो बीटा है, और तीसरा जो बॉन्ड एंगल है गामा है। आपको जो दिख रहा है उसके हिसाब से नहीं चलना है, ध्यान रखना। आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाला बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, ये वाला, ठीक है, क्योंकि जब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ेगा तो यहाँ पे S% क्या करेगा, वो कम करेगा, ठीक है कि नहीं है। तो जहाँ पे S% कम होंगे वहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा बेटा, बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या बोलता है, ये बोलता है कि डबल बॉन्ड ऑक्यूपाई मोर वॉल्यूम देन लोन पेयर। इसका मतलब क्या होता है कि आप देखोगे कि SF4 जो स्ट्रक्चर अपन ने चेक की थी, ये SF4 की स्ट्रक्चर है, तो पहली चीज ये जो बॉन्ड एंगल है वो 120 का नहीं, 120 से ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा रिपल्सन हो रहा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, तो ये थोड़े यूं अंदर की तरफ क्या होंगे, खिंचेंगे। और ये जो बॉन्ड एंगल है ये 120 की नहीं है, 120 से आपका कम होगा, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन है। क्लियर है। अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड और लगा देता हूँ,
डबल बॉन्ड ओ लगा देता हूँ। तो ये जो बॉन्ड एंगल है ये क्या हो जाएगा आपका, ये मान लीजिए कि θ1 है और ये θ2 है। तो आपको पता होना चाहिए कि θ1 इज ग्रेटर देन θ2। θ2 ज़्यादा होगा किससे, θ1 से। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड क्या है, ज़्यादा रूम ऑक्यूपाई करेगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर मैंने ये लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड लगा दिया, तो ये बॉन्ड एंगल और बढ़ जाएगा। और ये बॉन्ड एंगल अगर मान लो कि θ3 लेंगे तो θ3 सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन का रिपल्सन है वो और डोमिनेंट होगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से वेस्पर जो है अपन को मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को बॉन्ड एंगल वगैरह ज्योमेट्री वगैरह से कोरिलेट करना सिखाती है। क्लियर है? तो आज जो है इस वीडियो में इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी सुबह 7 बजे। आज सुबह 7 बजे मुलाकात होगी, जिसमें अपन केमिकल काइनेटिक्स जो पढ़ा रहे हैं उसमें आगे सेकेंड ऑर्डर को कंसिडर करेंगे। ठीक है? और शाम को 5 बजे जो है आपका वही GIOC का नेक्स्ट लेक्चर आएगा। ठीक है? और रात को 9 बजे जो है PM, रात को 9 बजे जो है आपके आप बोल सकते हो मिसलेनियस टॉपिक आएंगे, छोटे छोटे बड़े काम के हैं टॉपिक वो आएंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि आज जो है, आज 2 मई है, 2 मई 2020। ठीक है कि नहीं है? और आज थोड़ा ध्यान रखना कि रात को 9 बजे कोई भी वीडियो नहीं आएगा, कोई भी वीडियो नहीं आएगा, ये कल आएगा। ठीक है नहीं है? क्योंकि मैंने आज आपको दिन में बताया था कि मेरे को कहीं जाना है, और जब मैं कहीं जा रहा हूँ तो उस टाइम पे मैं अवेलेबल नहीं रह पाऊँगा। ठीक है? वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।